बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हमाद सिद्दीक है और मैं आपसे मस्ट यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। और आज हम जिस बारे में डिस्कशन करेंगे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि मस्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। हम ये डिस्कस करेंगे कि मस्ट यूनिवर्सिटी के इस एग्ज़ाम की तैयारी आप किस तरह से करेंगे और किन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और आपकी बुक में कौन कौन से ऐसे पोर्शंस हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छी तरह गो थ्रू करें तो आपकी बेस्ट प्रेपरेशन हो सकती है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मस्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है इसको कहते हैं सीट कहते हैं इसको। ये इसकी एब्रीवेशन हो सकता है आप में से अक्सर बच्चों को मालूम हो, और जिनको मालूम नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इट्स स्टेट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंट्री टेस्ट। तो ये बेसिकली ई कैट के टाइप का एक टेस्ट होता है जो कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से ही एफिलिएटेड भी है यूनिवर्सिटी आपकी। तो इस टेस्ट को किस तरह से क्या कहते हैं आप कंडक्ट करेंगे और प्रेपरेशन करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आज हमने जिस सेक्शन को देखना है वो है फिजिक्स सेक्शन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स सेक्शन में कितने मार्क्स होते हैं। टोटल एमसीक्यूज होते हैं 30 और एक एमसीक्यू का 1 मार्क्स होता है, लिहाजा टोटल मार्क्स आपके पास होते हैं फिजिक्स सेक्शन में 30। और एक और खूबसूरत और मजे की बात आपके लिए जिससे अक्सर आप बच्चे खुश भी होते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। सो आप हर एक क्वेश्चन को फेयरलेसली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आपके पास एक चांस मिल जाता है कि आप हर क्वेश्चन को फ्रीली अटेंड कीजिए। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिक्स सेक्शन। सबसे पहले देखना ये है कि इसका टेस्ट जो होता है सिलेबस क्या होता है, क्योंकि अगर एक बच्चे को टेस्ट में जाने से पहले उसके सिलेबस का आइडिया ही नहीं है कि टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, इट मीन्स कि वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। वो जो भी अटेम्प्ट करेगा आइडिया से अटेम्प्ट करेगा, लिहाजा एक कंप्लीटली अवेयर स्टूडेंट के लिए सिलेबस से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सो गौर कीजिएगा, मैंने सबसे पहले आपके सामने ये कुछ एक सिलेबस की आउटलाइन मेंशन कर दी है जिसमें आपके एक बॉक्स में फर्स्ट ईयर के और एक में सेकेंड ईयर के जो हैं आपके पास मौजूद हैं टॉपिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पास फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है, और जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो आपके पास सेकेंड ईयर के लिखे हुए हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, आपने टॉपिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, आप बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम लोग कौन सी बुक यूज करें, किस बुक से ज्यादा अच्छा आएगा। तो बेटा जब भी यूनिवर्सिटी एंट्री एग्जाम के लिए कोई टॉपिक्स जब डिस्क्लोज कर देती है तो इट मींस कि वो टॉपिक ही को फोकस करती है और टॉपिक ही में से आपसे बात पूछी जाती है। अब वो टॉपिक आपको बेस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए उसकी, आप किसी बुक पर डिपेंडेंट ना हो बल्कि आप अपनी तैयारी को इतनी अच्छी इतने लेवल पर ले जाएं कि आप एक टॉपिक को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लें और उसमें से जिस तरह का मर्जी भी आपको एमसीक्यूज पूछा जाए आप उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हों। तो लिहाजा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, सेकंड पे फोर्स एंड मोशन, देन सर्कुलर मोशन, देन वेक्टर स्केलर्स, इक्विलिब्रियम वगैरह। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके सामने मौजूद हैं। कुछ फर्स्ट ईयर से हैं, कुछ सेकंड ईयर से हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि नेक्स्ट इसमें से हम क्या देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। एक मुकम्मल एंट्रेंस एग्जाम में किस तरह का एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है, किस तरह से एक कंप्लीट एग्जाम में हर तरह के बच्चे के स्किल्स को एनालिसिस करने के लिए एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और एक मुकम्मल एंट्रेंस एग्जाम किस तरह के एमसीक्यू से मिलके बनता है। वो ये 3 टाइप के एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इनमें इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, कुछ एमसीक्यू इसमें नॉलेज बेस्ड होते हैं और कुछ एमसीक्यूज इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं। अब सबसे पहले देखते ये हैं कि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज
किस बला का नाम है, ये किस सेक्शन से आते हैं बुक के, और इनको आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं। ये जो आपके पास बुक में साइड इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लाइक आपकी एफएसए की फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की बुक्स में कुछ साइड इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिनके ऊपर लिखा होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, और उनको अक्सर बच्चे जो है वो गो थ्रू नहीं करते कंप्लीटली। वो आपकी इंफॉर्मेशन के एमसीक्यूज वहां से पिक किए जाते हैं। सेकंड पे जो आपके पास नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं उन साइड इंफॉर्मेशन में जहां पर लिखा होता है डू यू नो, या लिखा होता है पॉइंट टू पॉन्डर। तो जहां पर बुक में पॉइंट टू पॉन्डर या डू यू नो लिखा होगा, वो कुछ सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज, कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको बताए हुए होते हैं। लिहाजा उनसे, उनकी प्रेपरेशन से आप नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज को जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक टाइप मौजूद है, ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज की। लिहाजा कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज क्या होते हैं? देखें, आप अपने एफएससी में कुछ चीजें जब पढ़ते हैं तो उनसे आप लॉजिकली रिजल्ट्स ड्राइव कर लेते हैं। जैसे अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कब होगा? जब वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर फोर्स भी जीरो होगी। तो ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड हैं। तो जितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे उतने ही ज्यादा आप कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज को अच्छे अंदाज में अटेम्प्ट कर सकेंगे, और आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबको होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी, आप चैट में मुझे बता सकते हैं। ओके, सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये सबसे पहले मैंने आपके सामने एक एमसीक्यूज प्लेस किया है। अब आप लोग खुद मुझे देख के बताइए कि ये एमसीक्यूज जो पीछे मैंने आपके सामने कैटेगरीज मेंशन की थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड, नॉलेज बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये एमसीक्यूज किस कैटेगरी में से है? उम्मीद है कि आप लोग इसको पहचान चुके होंगे। दरअसल ये जो एमसीक्यूज मौजूद है आपके पास, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप इसके ऑप्शंस भी देख लीजिए, फिर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एमसीक्यूज में पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन सी फोर्स ऐसी है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कहीं और से पिक नहीं किया गया, बल्कि ये आपकी एफएससी की जो फर्स्ट ईयर की बुक है, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, ये उसमें राइट आफ्टर ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसके बाद एक साइड इंफॉर्मेशन से ये एमसीक्यूज पिक किया गया है। लिहाजा ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। उम्मीद है कि आप में से अक्सर बच्चे इसके आंसर तक पहुंच चुके होंगे, यानी इन तीनों फोर्सेस में से कौन सी फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें ये जो बीटा ऑप्शन है, ये एक करेक्ट ऑप्शन है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है। अब मैं आपको जरा साइड इंफॉर्मेशन वो दिखाता भी हूं। ये वो एक साइड इंफॉर्मेशन है जो कि आपको साइड पे नजर आ रही है। इसमें मेंशन है क्लियरली कि कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं आपके पास? फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन स्ट्रिंग, नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स वही ऑप्शन है जो कि यहाँ पर बीटा ऑप्शन में लिखी हुई है। और नेक्स्ट है प्रोपल्जन फोर्स ऑफ रॉकेट एंड प्रोपल्जन फोर्स ऑफ मोटर। लिहाजा आपके पास इस साइड इंफॉर्मेशन में से मैंने ये एमसीक्यूज बनाया, और आपको यहाँ पर इसका आइडिया भी हो गया होगा कि इस तरह के साइड इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक और एमसीक्यूज आपसे शेयर करता हूं, ठीक है। आपसे पूछा यह जाता है, a fish detect the presence of other fish through which of the following? तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव्स, या मैग्नेटिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड, या नन ऑफ दीज। जी, ये एक और इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 1 मिनट आप इसको सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपने तौर पर इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं।
ओके, ये आपकी सेकेंड ईयर की जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में एक साइड इंफॉर्मेशन है, मैंने इस एमसीक्यूज को वहां से पिक किया। गौर कीजिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ली ऑप्शन। ये देखिए, ये आपके सामने एक साइड इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस कंप्यूटराइज्ड इमेज shows the electric field lines generated by the fish at the top of the picture. Through this electric field, through the electric field, the presence of other fish can be detected, such as one fish is present in the bottom of the other fish. तो ये आपके पास एक चैप्टर नंबर 1 में से साइड इंफॉर्मेशन मैंने पिक की और उसमें से मैंने आपके ये एमसीक्यूज को प्लेस किया। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये पहली कैटेगरी में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस की, यानी ये कहाँ से आपकी बुक से पिक किए जाते हैं। अब आप अपना एनालिसिस कीजिए, जिन जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम देना है कि क्या उनको ये चीजें आती हैं, और अगर नहीं आती आपको एक पॉइंट मिल गया कि आप अपनी प्रेपरेशन में इन साइड इंफॉर्मेशन को भी कंटिन्यू कीजिए और शामिल कीजिए। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। जी, ये एक और एमसीक्यूज मैंने आपके सामने डिस्कस किया जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। आपसे पूछा ये जा रहा है कि कलर प्रिंटर यूज विच कलर टू प्रोड्यूस द एंटायर रेंज ऑफ कलर्स, यानी अब आपको ये बताना है कि जो एक कलर प्रिंटर होता है वो किस किस तरह के कलर्स को यूज करता है, और आपके ऑप्शंस कुछ यूं हैं, ये अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा की फॉर्म में, ब्लैक येलो ग्रीन और रेड, ब्लैक येलो मैजेंटा कयान, ब्लैक मैजेंटा ग्रीन ब्लू, ग्रीन येलो ब्लू रेड। और ये भी बिलीव मी टेक माय वर्ड्स, ये एक साइड इंफॉर्मेशन है जो कि आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 इसके कोई स्टार्टिंग पेजेस में ही मौजूद है। ठीक है, तो आप इसको वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साइड इंफॉर्मेशन में इसको मेंशन भी कर देता हूँ अभी, लेकिन पहले आप इसका आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 सेकंड के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको चैट में भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जी, एक बच्चे ने आंसर किया है कि ऑप्शन अल्फा इसका आंसर होगा। कैन एनीवन अदर गेस? एक बच्चा कह रहा है कि सी इसका ऑप्शन है। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा। बीटा यानी ये बी वाला, ब्लैक येलो मैजेंटा एंड कयान। अच्छा, अब ये कलर्स होते क्या हैं, किस तरह के दिखते हैं मैजेंटा और कयान, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर है, ये देखें साइड इंफॉर्मेशन आपके पास मैंने आपको रिवील की है। ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में से मैंने ली है इस इंफॉर्मेशन को, और अगर आप इसका पेज नंबर नोट करना चाहते हैं तो ये पेज नंबर 11 पे मौजूद है। आपकी फर्स्ट ईयर की बुक पंजाब टेक्स्ट की जो बुक है, पेज नंबर 11 पर ये बात मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं एक और पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की है। जितने भी कलर प्रिंटर्स होते हैं वो 4 कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। आप इस साइड वाली डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको जो टोनर नजर आ रहा है ये ब्लैक कलर का है, उसके बाद एक येलो कलर का टोनर है, उसके बाद एक मजेंटा कलर, ये पिंक शेड का होता है लेकिन ये एग्जैक्ट पिंक नहीं होता है, इसको मजेंटा कहते हैं। और जो ये फोर्थ वन है जो कि एक स्काई ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये कयान कलर कहलाता है। लिहाजा ये 4 कलर्स होते हैं जिनको यूज करके एक कलर प्रिंटर एक कलर इमेज जनरेट करता है और हर तरह की एंटायर रेंज ऑफ कलर्स जनरेट करता है। आप बाजार से जब आप आपका कहीं पर प्रिंटिंग के लिए आपका गुजर हो तो आप इस चीज को नोटिस कीजिएगा, बड़ी कॉमन होता है। किसी फ्लेक्स को अगर आप देखें तो फ्लेक्स की आउटलाइन में भी ये 4 कलर्स अक्सर मौजूद होते हैं। लिहाजा दिस वाज अ साइड इंफॉर्मेशन जो कि आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है। सो अगर हम बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस आपके ये, अब आप इस क्वेश्चन को खुद पहचानिए कि ये किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। आपसे ये पूछ रहा है वो कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी सेम। जी, आपके ऑप्शंस हैं अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, 30 डिग्री 50 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, 40 डिग्री 80 डिग्री, 20 डिग्री 90 डिग्री। आपको ये बताना है कि अगर आप इन दोनों में से किस किस एंगल पर प्रोजेक्टाइल को फायर करें तो प्रोजेक्टाइल सेम रेंज को कवर करेगा। अब एक
ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करता है, क्या आप इस एमसीक्यूज के आंसर के लिए रेंज के फॉर्मूला में 1 by 1 इसको पुट करके, एंगल की वैल्यू को पुट करके उसका आंसर निकालेंगे और उसके बाद आप चेक करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है? नो डियर स्टूडेंट्स, दरअसल आपके पास एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है और आपको क्विकली शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आंसर करना होता है, इसलिए आपके पास ज्यादा टाइम स्पैन नहीं होता एक एमसीक्यूज पर स्पेंड करने के लिए। यहीं पर एक अच्छा और एक एवरेज स्टूडेंट जो है ना वो डिफरेंशिएट हो जाता है। एक अच्छा बच्चा जो है वो चीजों को, क्वेश्चंस को शॉर्टकट्स के थ्रू करता है, और एक एवरेज या ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो होता है, जो कि एक फुली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट नहीं होता, वो एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसका टाइम यूटिलाइज होता है और वो एक ही एमसीक्यूज में स्टक हो जाता है। अब आप गौर कीजिए, इसके लिए एक बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। आपने एक साइड इंफॉर्मेशन ये पढ़ी थी, ये डू यू नो वाली इंफॉर्मेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जितने भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आपके पास जो साइड इंफॉर्मेशन में डू यू नो लिखा होता है या पॉइंट टू पॉन्डर लिखा होता है, वहां से आते हैं आपके पास। सो एक स्टूडेंट ने, रिजवान ने आंसर किया है और ठीक आंसर किया है। मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट जो है ना वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये आपके पास स्क्रीन पर इसका शॉर्टकट मौजूद है। दरअसल वो दो एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ठीक है, उन दो एंगल्स के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपस में सेम होती है। अब आप 1 by 1 इसको करके चेक कर लीजिए। अगर आप अल्फा ऑप्शन में देखते हैं तो 50 + 30, 50, 60, 70, 80 ये इक्वल नहीं आता 90 के, ठीक है, इन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्री, आप इनको ऐड करें, आपके पास आंसर 90 आता है। 40, 80 का आंसर ऐड करने के बाद 90 नहीं आता, और 90 और 20 का एंगल ऐड करने के बाद आपके पास आंसर 90 ऑब्वियसली नहीं आ सकता। इट मींस ये साइड इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है जिसमें लिखा हुआ है डू यू नो, इसमें भी अगर आप इस डायग्राम में गौर करें तो एंगल 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री पर रेंज दोनों की इक्वल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों का आंसर 90 है। सो दिस वाज एन एमसीक्यूज व्हिच सेव्ड योर टाइम इफ यू फॉलो द शॉर्टकट। ये शॉर्टकट्स आपको कैसे आते हैं? ये शॉर्टकट्स आपको प्रैक्टिस से आएंगे, बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए। जो अच्छे टीचर्स हैं जो कि तैयारी करवाते हैं, आप उनके लेक्चर्स अटेंड कीजिए, उन लेक्चर्स के नोट्स बनाइए, उन्हें गो थ्रू कीजिए। ओके, एक और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जी, which of the following process is used to monitor blood flow? आपके पास ऑप्शंस हैं ये, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सिटी स्कैन, डॉपलर्स इफेक्ट और सोनार। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। आप ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन को चैट में मुझे बता सकते हैं कि इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी, अगेन रिजवान ने आंसर किया है और आंसर है डॉपलर्स इफेक्ट। एग्जैक्टली ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि ये आपको कहां पर मिलेगा। इसमें आपने अपनी जो फर्स्ट ईयर की बुक है जिसमें आपने डॉपलर्स इफेक्ट को स्टडी किया था, उसके बैक साइड, उसके पिछले पेज पर डू यू नो नाम के एक इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन पर साइड पे शेयर भी की है। लिखा हुआ है द डॉपलर्स इफेक्ट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर ब्लड फ्लो। ये देखें, ये पहली ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाता है। इट मींस कि आपकी ये साइड इंफॉर्मेशन जिनमें डू यू नो लिखा होता है या पॉइंट टू पॉन्डर लिखा होता है, यहां से आपके पास नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। इनमें कुछ सॉल्व करने वाले भी होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वाली स्लाइड पर देखा, और इनमें कुछ एज इट इज याद करने वाले भी होते हैं, जहां से आप अपने इन एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अब आपको इन एमसीक्यूज की प्रेपरेशन जो है वो साइड इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना और अच्छे तरीके से कंटिन्यू करना है। ओके, नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, जरा इसको देखिएगा। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट एट पोजीशन नंबर 3 as a ring falls in uniform magnetic field। ये मैंने आपके सेकेंड ईयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक है,
मैंने वहां से इसको पिक किया है और आपसे पूछ के रहा है वो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से एक रिंग जो है वो पास कर रहा है। रिजवान, इस मरतबा आपका आंसर गलत है बेटा, जरा गौर कीजिएगा। कोई और बच्चा भी इसका आंसर करने की कोशिश करे, एक ही स्टूडेंट को तो आंसर नहीं करना चाहिए ना हर मरतबा। जी, समवन एल्स, एक और बच्चे ने कोशिश की है। अच्छा, तीनों के तीनों आंसर्स हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, ए बी सी, कोई तो ठीक होगा। जी, समवन एल्स, जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में गाइड करता हूं। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि ओके, बीटा ऑप्शंस जो हैं वो काफी सारे आ रहे हैं। ओके, और किसी को अगर लगता है कि बीटा ऑप्शन करेक्ट है या अल्फा? आप लोग जानते हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक में कि अगर किसी क्लोज्ड लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती है, और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। आप इस इंफॉर्मेशन में जरा गौर कीजिएगा, यहां पर पोजीशन नंबर 2 के ऊपर एक एरो बना हुआ है विच इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर आप गौर करें तो पोजीशन नंबर 3 के ऊपर कोई एरो नहीं है। इट मींस इसमें एक एक टेक्निक और टेक्निकल पॉइंट ये है, जरा गौर कीजिएगा, वो ये कि जब ये पोजीशन नंबर 3 पे पहुंचता है तो रिंग जो है ना, रिंग का एरिया तो सेम रहेगा, रिंग का एरिया चेंज नहीं होगा, सो एरिया ऑफ द रिंग इज कांस्टेंट। इस एमसीक्यूज में एक और पॉइंट जो कि क्लिकिंग पॉइंट था, जहां से आपको इस इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना था, वो ये था, लास्ट पे लिखा हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर पोजीशन नंबर 3 पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, यानी बी भी कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं होगी, और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज नहीं होगी तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। सो नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एट पोजीशन नंबर 3, नो चेंज इन, नो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड नो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका करेक्ट ऑप्शन था विच वाज चार्ली। अब आप इसके सोल्यूशन को देखिएगा, मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से निकाल सकता हूं, ये बड़े पॉइंट की बात होती है। जी, एक बच्चा कह रहा है चलें जी देखिएगा, मैं आपके इसके आंसर का एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखिएगा सोल्यूशन में लिखा हुआ है कि एज एट पोजीशन नंबर 3 बी इज यूनिफॉर्म, लिखा भी हुआ है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, नॉट चेंजिंग। एरिया ऑफ द रिंग इज आल्सो कांस्टेंट। डेल्टा फाई जब आप पढ़ते हैं चेंज इन फ्लक्स, तो बी और ए इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब यहां पर दोनों ही कांस्टेंट हैं, दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो आपका फाई मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगी, और हेंस इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, जीरो होगा। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने इस एक इंफॉर्मेशन से, यानी एरिया कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैंने कितनी सारी इंफॉर्मेशन को आपके सामने शेयर किया। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट हो गई, इंड्यूस्ड करंट जो है वो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो चीजें हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट से आपको आती हैं, आपके नॉलेज में होनी चाहिए ये एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए। इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन था जीरो, विच वाज चार्ली ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा, ये आपके सामने एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज है। इसमें जरा चेक कीजिएगा, स्टेटमेंट लिखी हुई है, a 1000 kilogram airplane moves in a straight flight at constant speed. The force of air friction is 1800 newton. The net force on the airplane is, जी आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, चूंकि ये सॉल्व करने वाला भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको चेक करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जी,
जी, आप में से किसी ने इसका आंसर नहीं किया अभी तक? देखिएगा जरा, रिजवान ने भी ठीक आंसर किया है, और एक और स्टूडेंट है जिसने आंसर किया है। अच्छा, देखिएगा इसका आंसर अब आप कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर इस एमसीक्यूज में एक पिकिंग पॉइंट था, एक स्पेशल पॉइंट था जो कि आपको पिक करना था, जो कि मैं मेंशन कर देता हूं आपको। यहां पर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। देखें, एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं वो समटाइम्स आपको डिट्रैक्ट करने के लिए भी आते हैं। पूरी स्टेटमेंट गिवन होती है, वैल्यूज तक गिवन होती हैं, और आपके जहन में कोई फॉर्मूला भी आ रहा होता है कि जिसके थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और समटाइम्स आपको डिसीव करने के लिए उसमें आंसर भी मेंशन होता है जो कि उस फॉर्मूले से आने वाला होता है। लेकिन जो करेक्ट अप्रोच होती है वही आपको करेक्ट आंसर तक लेके जा सकती है। जरा गौर कीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड। तो जरा देखिएगा, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो चेंज इन स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। और अगर चेंज इन स्पीड जीरो है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं ना, तो जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं ना, तो आप वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए। तो आप यहां पर वेलोसिटी को स्पीड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, चेंज इन स्पीड जीरो होगा, और नेट एक्सेलरेशन यहां पर जीरो हो जाएगा क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। अगर स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो बॉडी ना तो स्पीड अप होगी ना स्लो डाउन होगी, और उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, जब वहां पर a जीरो पुट करेंगे तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स और चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स इक्विवेलेंट होती हैं, अगर ये इक्वल होंगी तो तभी तो बॉडी जो है वो स्पीड में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। इट मींस कि बॉडी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा हम लोगों ने एक पॉइंट पकड़ा इस एमसीक्यूज में से, जैसे कि कांस्टेंट स्पीड, और उससे कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट स्पीड, चेंज इन स्पीड जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया। सो ये सब की सब बातें आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं। इससे आपको ये आइडिया होता है कि आप एमसीक्यूज को करेक्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है जीरो, अल्फा ऑप्शन। इसमें आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ आपको यहाँ पर करेक्ट अप्रोच यूज करनी थी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी तक की जो हमने डिस्कशन की है, इस डिस्कशन को अगर मैं थोड़ा सम अप करूं तो आपको पता चलेगा कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो किन किन चीजों का कंप्लीट पैकेज होता है। बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम इज द गेम ऑफ टेक्निक, इज अप्रोच, एंड थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट। देखें, मेरे पास एक एग्जांपल है आपको टेक्निक समझाने के लिए कि ये टेक्निक किस बला का नाम होता है। आपने बहुत अच्छी प्रेपरेशन की, आपको कॉन्फिडेंस भी है, आपने पेपर में पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आंसर निकल आया, दूसरा अटेम्प्ट किया, आंसर निकल आया, तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आंसर आ गया। अंदर अंदर आप थोड़े से खुश भी हो रहे होते हैं कि मेरा आंसर आता जा रहा है, टेस्ट बहुत आसान है, वाओ। चलते चलते कोई 10 एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए। अब 11वां एमसीक्यूज या 12वां एमसीक्यूज ऐसा था जिसमें आपका सोल्यूशन निकालने के बाद आंसर नहीं आया, एक और ट्राई मारी, आंसर नहीं आया, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ी, कुछ थोड़ा सा पॉइंट पिक हुआ, फिर कोशिश की, आंसर नहीं आया। पता है क्या, आपको पिछले 10 एमसीक्यूज का ना कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बार बार उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जिस एमसीक्यूज पे आप स्टक हुए पड़े हैं। और इस पूरे प्रोसेस के बाद जब आप कहते हैं कि अच्छा आंसर नहीं आता, हम किसी और पे ट्राई करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे सॉल्व करते हैं। जरा गौर कीजिए, जब से आपका पहली मरतबा आंसर गलत आया था तब से लेकर अब तक आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट इस एमसीक्यूज पे वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये 5 मिनट आप किसी दूसरे एमसीक्यूज पर भी इन्वेस्ट कर सकते थे और आप लास्ट पे इसको सॉल्व कर सकते थे। तो बेस्ट टेक्निक ये होती है कि अगर आपके पास कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा ना, आप उसका नंबर राइट आफ्टर
फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट्स के बाद उसको सॉल्व ना कीजिए, ठीक है, उसका नंबर नोट कर लें और उसको लास्ट पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा बेटा, लिटरली आपके 30 एमसीक्यूज में से 20 एमसीक्यूज हर तरह का बच्चा सॉल्व कर लेगा, क्योंकि वो आसान होते हैं, और कोई 8 से 9 एमसीक्यूज या 5 से 7 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि लिटरली डिसाइडिंग एमसीक्यूज होते हैं। इनमें जो बच्चा ठीक परफॉर्म करता है वही मार्क्स गेन करता है, ठीक है। और जब आप अक्सर औकात जब बच्चा सारे एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद लास्ट पे आता है ना सॉल्व करने के लिए, तो मैक्सिमम टाइम्स वो सॉल्व कर लेता है, अक्सर लोगों से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपका स्ट्रेस काफी हद तक रिलीज हो चुका होता है, ठीक है। और जब आप जरा रिलैक्स होकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपसे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो बेस्ट टेक्निक ये है कि अगर आपसे कोई एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहा, आप उसका नंबर नोट करें, उसको लास्ट पे सॉल्व कीजिएगा। एक बच्चा है, मैं एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में लगा देता हूं तकरीबन 2 से 3 मिनट, और वो दूसरा बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है जो कि हार्डली 30 सेकंड के अंदर इस एमसीक्यू को सॉल्व कर लेता है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में अप्रोच का फर्क है। एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ठीक है, कुछ लॉन्ग मेथड्स होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आप एमसीक्यूज को शॉर्टकट्स के थ्रू, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं उनको शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व कीजिए, ताकि आपका टाइम सेव हो, क्योंकि हार्डली आप एक एमसीक्यूज पे जो है ना वो कह लें कि बिल्कुल 30 सेकेंड और 40 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगाएंगे, इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं टाइम को लैग कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा सेकेंड पॉइंट इज योर अप्रोच। आपकी अप्रोच बड़ी मैटर करती है आपको सक्सेस दिलाने में और आपको 100% मार्क्स गेन करवाने में, ठीक है। थर्ड वन इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो टाइम मैनेजमेंट होती है ना, ये टेक्निक कंट्रोल करती है, यानी आपकी राइट टेक्निक आपके टाइम को रिड्यूस कर देती है कि आपने कितने टाइम में इस एमसीक्यूज को सॉल्व किया। लिहाजा अगर आपकी टेक्निक करेक्ट है तो आपकी टाइम मैनेजमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अगर आप टेक्निक ही गलत यूज कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आपका टाइम कभी भी मैनेज नहीं होगा, आपको टाइम हमेशा ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो कि अल्टीमेटली लैग करवाएगा दूसरे एमसीक्यूज के टाइम को, और आप कभी भी 100% सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब इस एमसीक्यूज को सॉल्व करें, अच्छी टेक्निक और अप्रोच के साथ सॉल्व करें। इससे होगा ये कि आपका स्ट्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज होगा और आपका टाइम मैनेज होता जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एक एमसीक्यू find the temperature at which the speed of sound in the air is 2 times than its speed at 10 degree centigrade. Okay, I'm giving you 1 minute more. आप चूज कीजिए इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या आंसर होना चाहिए इसका। जी, ये एमसीक्यूज मैंने आपके जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8, जिसमें वेव्स के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर आपने पढ़ी थी, उसके राइट आफ्टर दैट टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एक एग्जांपल है उस तरह का ये एमसीक्यूज है जिसे मैंने पिक किया है। रिजवान ने वही गलती की है जो कि अक्सर बच्चे करते हैं। जी, समवन एल्स? अभी भी सही आंसर नहीं आया किसी बच्चे का? देखें, यहां पर आपके साथ टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो धोखा कर रही होती है। जी, चौधरी हमजा, मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि ये आंसर गलत है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर गलत है इसमें, किसी एक का भी ठीक नहीं है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपकी अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने की? किस टेक्निक के अकॉर्डिंग आप इस एमसीक्यूज को लेकर चलेंगे? देखिए, मैंने हाईलाइट किया 2 टाइम्स एंड इट्स स्पीड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड।
ओके, हम डिस्कस करते हैं इस एमसीक्यूज के सोल्यूशन को। देखिएगा, क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो कि स्पीड और टाइम, स्पीड और टेम्परेचर को, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और टेम्परेचर जो है ना, वो हमारा सबसे पहले जहन यही जाता है कि कोई ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें स्पीड और टेम्परेचर को आपस में रिलेट किया हो, हम उसमें स्पीड और टेम्परेचर की वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकें। और ऐसा रिलेशन आपको मिलता भी है आपकी एफएससी में, इस टॉपिक में जो आपने पढ़ा था, इस टॉपिक के बाद स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर में, जहां पर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ा था, ये एक आपने फॉर्मूला देखा था, वी टी ओवर वी नोट, speed at any temperature over speed at 0 degree temperature is directly proportional to square root of temperature at increased temperature over square root of temperature at 0 degree। तो आप क्या इस फॉर्मूला के अंदर वन बाय वन ये सारी की सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, जबकि यहां पर तो आपको इस फॉर्मूले में स्पीड भी गिवन नहीं है। गौर कीजिएगा, मैं आपके साथ ये एक ऑर्डिनरी अप्रोच है जिससे बच्चा जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है, स्टक हो जाता है और आंसर नहीं आता। ठीक है, मैं आपके सामने एक शॉर्टकट मेथड इसका डिस्कस करता हूं। गौर कीजिएगा, ये एक टाइम सेविंग शॉर्टकट है जो कि आपके सामने मौजूद है। ये जो सेकंड पे आप देख रहे हैं, टी एफ इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी आई। यहां पर टी एफ का मतलब है फाइनल टेम्परेचर, एन का मतलब है जितने टाइम्स टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, जैसे कि यहां पर मेंशन कर रहा है वो 2 टाइम्स, और टी आई का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर। यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, इस टॉपिक के रिलेशन में आप एक बार जाके देखिएगा, यहां पर ना टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। यहां पर एक बात और भी याद रखिएगा कि जहां कहीं भी आपको टेम्परेचर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा ना, वहां पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, और जहां पर स्मॉल टी से पुट किया हुआ होगा, टेम्परेचर का नोटेशन यूज की हुई होगी, वहां पर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को पुट करना है। ठीक है, और एक और बात भी याद रखिएगा, जब आप चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में इक्विवेलेंट आता है। तो चाहे चेंज इन टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन हो या केल्विन में गिवन हो, उनकी आंसर हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, चाहे आप दोनों में से किसी में भी कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। बाय द वे, यहां पर आपको गिवन टेम्परेचर था 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो पूछ रहा है कि डबल इसके 2 टाइम्स टेम्परेचर कहां पर, किस टेम्परेचर पर स्पीड डबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर n की जगह पर आप 2 पुट करेंगे, टेम्परेचर को पहले कन्वर्ट कर लेंगे 10 डिग्री से 283 केल्विन में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है आपने, 10 में आपने 273 को ऐड किया, डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला अब सबको आता है, तो 10 डिग्री प्लस 273 आपका आंसर आ जाएगा 283 केल्विन। अब इसको आप इनिशियल टेम्परेचर की जगह पे पुट करके देखिए तो आपके पास आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 1132 केल्विन। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, आपका बीटा ऑप्शन 1132 तो मौजूद है, लेकिन उसका यूनिट गौर कीजिए वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, लिहाजा अक्सर भूल जाता है। ठीक है, कि यूनिट में किस यूनिट में आंसर आया है और किस यूनिट में हमने ऑप्शन क्लिक करनी है। लिहाजा ये बड़ा केयरफुल रहने वाला पॉइंट है। अक्सर बच्चे इस टेक्निक के बाद भी मिस्टेक यहीं पर करते हैं, जो कि यहाँ पर अक्सर बच्चों ने ऊपर चैट में की भी है, और मैक्सिमम ने इसका आंसर शायद क्रैम किया हुआ था, रट्टा लगाया हुआ था 1132, तो लिहाजा उन्होंने बीटा ऑप्शन को क्लिक करने की कोशिश की है बजाय ये जानने के कि उसका उसका यूनिट कौन सा है, वो किस टेम्परेचर यूनिट में गिवन है। सर गौर कीजिएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 1132 केल्विन। इस केल्विन को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि यहां पर बीटा ऑप्शन में आपको जो वैल्यू गिवन है वो डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में नहीं है। तो केल्विन वाला ऑप्शन तो यहां पर मौजूद ही नहीं है आपके पास, जो सही ऑप्शन है। लिहाजा यहां पर आप 1132 में से वापस माइनस करेंगे 273 को। ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे आपके पास आंसर आएगा 859 डिग्री सेंटीग्रेड, और आप देखें डेल्टा ऑप्शन आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में मौजूद है। लिहाजा इस तरह का एमसीक्यू अक्सर बच्चों का मिस्टेक होती है इसमें, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट अगर ना आती हो बच्चों को, ये शॉर्टकट फार्मूला ना आता हो, तो एक तो वो लेंथी मेथड की तरफ जाते हैं, दूसरा जब वो करेक्ट मेथड से सॉल्व कर भी लेते हैं तो एट द एंड कहीं ना कहीं पर यहाँ पर यूनिट में गलती कर देते हैं। इसलिए आपको इसके बारे में बड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। ओके, यहां तक सब बच्चों को समझ आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सब बच्चों को? ओके, moving to the next slide.
एक और एमसीक्यूज देखते हैं टाइम मैनेजमेंट का। अभी हम टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, और साथ साथ एमसीक्यूज भी देख रहे हैं कि किस किस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं जी। वो पूछ रहा है कि अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस with a speed of 80 kilometers per hour and the next half of the distance with the speed of 40 kilometers per hour along a straight road। रोड स्ट्रेट है लिहाजा वो चेंज नहीं कर रहा कहीं पर डायरेक्शन। आपके लिए ये बात इजी होगी कि आप वेलोसिटी को स्पीड से रिप्लेस कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ द जी। एक बच्चे ने आंसर किया है डी। डी आपके आंसर गलत हैं। इसका आंसर डी नहीं है। बाय द वे आप इसको डी निकाल कैसे रहे हैं? देखिए आपको दो स्पीड्स गिवन है और आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है। वो आपको बता रहा है कि एक स्पीड उसकी 60 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी स्पीड उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है, और वो आपसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है। मैं इसका आंसर खुद आपको सॉल्व करवाता हूं, देखिएगा। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट, इस एमसीक्यूज को ऑर्डिनरी से मेरी मुराद ये है कि ऐसा बच्चा जिसने एंट्रेंस एग्जाम में ना इन टेक्निक्स को सीखा नहीं होता, ठीक है। तो एक ऑर्डिनरी अप्रोच क्या होती है इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की? बच्चा कहता है कि यहां पर देखें दो स्पीड्स गिवन है, v1 गिवन है, v2 गिवन है, तो 60 + 40 डिवाइड बाय 2 आंसर आता है 50 किलोमीटर। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अल्फा ऑप्शन की तरफ जाते हैं और अल्फा ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जो कि एक गलत आंसर है और गलत अप्रोच है। आप जरा गौर तो कीजिए, यहां पर एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ें। वो आपको बता रहा है कि अ ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस with the speed of 80 kilometer per hour and next half of the distance with the speed of 40 kilometers पर आवर। यहां पर डिस्टेंस सेम है। आप लोगों ने एवरेज के जो फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं ना, आप अभी तक एक ही फॉर्मूला से शायद फेमिलियर हैं, एवरेज स्पीड का। जबकि एवरेज स्पीड के 3 केसेस होते हैं जो कि बच्चों को डिस्कस करवाए जाते हैं। यानी यहां पर अगर तो आपके पास डिस्टेंस सेम हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सर ये जो मैंने यहां पर जिस बच्चे ने इससे आंसर किया, ये जो ऑर्डिनरी अप्रोच लिखा हुआ है जिसके ऊपर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा तब यूज होता है जब दो स्पीड्स का टाइम इक्वल हो। यहां पर आप गौर कीजिए कि वो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और फिर वो कह रहा है नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस। यानी उसने टोटल डिस्टेंस को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है। यहां पर डिस्टेंस इक्वल है, स्पीड चेंज है। आप खुद बताइए, जब स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम में वही डिस्टेंस कवर होगा, और जब स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। स्पीड से कवर कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो गौर कीजिएगा, यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन, आपका करेक्ट मेथड होना कौन सा चाहिए? करेक्ट मेथड आपके पास ये होता है, ठीक है। यानी ये वाला फॉर्मूला आपने कब यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है जब टाइम की बजाय डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे कि उसने फर्स्ट हाफ में बोला ना
फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया मैंने, आप इसको ड्राइव कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम के फॉर्मूला से, ठीक है। न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस पुट कीजिए, डिनोमिनेटर में टोटल टाइम पुट कीजिए, ठीक है। तो आपके पास यहां से इसका फॉर्मूला ये वाला ड्राइव होगा, और इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा 48, ठीक है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। यहां पर करेक्ट ऑप्शन है बीटा। लिहाजा ये मिस्टेक है जो कि आमतौर पर बच्चे करते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये सारी की सारी वो एग्जांपल्स थी जो कि मैंने कुछ डिस्कस की आपके साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए। अब डिस्कस करते हैं कि फिर आपका स्टडी प्लान किस तरह का होना चाहिए। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपका स्टडी प्लान कैसे का होना चाहिए। देखें, सबसे पहले आपने जो लेक्चर के नोट्स है ना वो अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप गो थ्रू करें एक बार लेक्चर्स को, जो कि ई कैट के लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, या मस्ट यूनिवर्सिटी के ऑब्वियसली कोई प्रोफेसर्स वगैरह जो कि इसकी तैयारी भी करवा रहे होंगे। ऑनलाइन आपको बहुत सारे YouTube पे फ्री सेशंस मिल जाते हैं जहां पर आप ये सारे के सारे लेक्चर्स ई कैट के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आप इनको देख सकते हैं। अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, जब आप इन लेक्चर्स को अच्छी तरह नोट कर लें, नेक्स्ट फेज आता है, अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए। टेक्स्ट बुक में साइड इंफॉर्मेशन देखनी है आपने, ठीक है। ये कहलाएगा आपका सेल्फ स्टडी 1 फेज। यानी ये वो फेज है जिसमें आप खुद एक मतलब लेक्चर प्रिपेयर करने के बाद अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने आप को रेक्टिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है जब आप उस टॉपिक को मुकम्मल तौर पर गो थ्रू कर लें। अब आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बेस्ट गाइडलाइन है ना, वो आपकी टेक्स्ट बुक होती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी टेक्स्ट बुक ही के कंटेंट्स को पकड़ती है और उसी में से शफल करके आपका नॉलेज चेक करने के लिए टेस्ट का पैटर्न जो है वो सेट कर देती है, क्वेश्चंस बना देती है। लिहाजा आपका जीना मरना आपकी टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है। तो आप उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद जो आप बुक में से सॉल्व कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स को, फिर आप कोई प्रैक्टिस बुक यूज कीजिए। यानी कि मार्केट में बहुत सारी मिल जाती हैं प्रैक्टिस बुक्स, मैं किसी का नेम मेंशन नहीं करता यहाँ पर, लेकिन आप हर कंपनी की मार्केट में आजकल आपको ई कैट और क्या कहती हैं ईटा और इसी तरह से और मौजूद होती हैं पब्लिशिंग कंपनीज जो कि अपनी बुक्स आपको देती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप उनमें से टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए जिनके आपने लेक्चर्स लिए हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन सेशंस में मॉक टेस्ट्स दीजिए। आपके पास बहुत सारे इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जो कि मॉक टेस्ट्स भी कंडक्ट करवाती हैं। देखिए, आप पूछ रहे हैं रिजवान के 7 डेज में इतना कैसे कवर होगा। देखिए, बात यह है, यहां पर सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपने ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज को नहीं लेकर जाना, ठीक है। आप बुक के फॉर्मूलाज को यूज कीजिए, फॉर्मूला शीट्स बनाइए, ठीक है। फिर आप बुक के जो आपके साइड इंफॉर्मेशंस के अलावा जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। जो सबसे बेस्ट मेथड होता है ना शॉर्ट टाइम लिमिट में किसी टेस्ट की तैयारी का, वो ये होता है कि आप डायरेक्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर दें। देखें, अगर आप 1000 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जिस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, तो आपको एक तो 1000 टेक्निक्स का पता लगेगा, ठीक है। सेकंड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा कि आप ने इस टॉपिक को किस तरह से सॉल्व करना है, और आपको वैरायटी का पता लगेगा कि किस तरह से आपके पास एमसीक्यूज की वैरायटी पूछी जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला स्टेप क्या होगा। आप टेस्ट डिस्कशन अटेंड कीजिए। अगर आप ऑनलाइन सेशंस वगैरह में देख रहे हैं या यूट्यूब पे आपको फ्री सेशंस मिल जाते हैं, तो यूट्यूब के ऊपर आपके पास फ्री टेस्ट डिस्कशंस भी पड़ी हुई होती हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं इस शॉर्ट टाइम पीरियड में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको जिन
एमसीक्यूज में पता चल जाए जी आपने मिस्टेक की है, जैसे कि अभी ऊपर कुछ एमसीक्यूज गुजरे हैं, मैंने परफॉर्म करवाए हैं, पर उसमें बच्चों की मिस्टेक्स भी थी, तो अब आपको ये चाहिए कि आप अपने नोट्स में उन एमसीक्यूज को नोट करें और उनमें जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको भी नोट करें, सो दैट जब आप नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बिफोर फर्स्ट लास्ट नाइट ऑफ द पेपर, जब आप रिवाइज करेंगे तो वो एमसीक्यूज आपके गो थ्रू हो जाएंगे और इससे क्या होगा, आपकी मिस्टेक्स करने के चांसेस कम से कम होंगे। नेक्स्ट आपके पास फेज आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज। देखें, आपने फर्स्ट ईयर सारी तैयार कर डाली, आपने सेकंड ईयर भी तैयार की, फिर आपको एमसीक्यू सॉल्व करते हुए पता चला कि यार फर्स्ट ईयर में जो एंगुलर मोशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं मेरा वो एरिया वीक है, या सेकंड ईयर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड एमसीक्यूज आ रहे हैं मेरा ये एरिया वीक है। अब यहां अपने वीक एरिया को रेक्टिफाई किया आपने, अब इस पे वर्किंग कीजिए, यानी उससे रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बुक को देखें, एमसीक्यूज न्यूमेरिकल में से चेक कीजिए किस तरह के आ सकते हैं, फिर आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज बेस्ट मेथड होता है, जितने ज्यादा टॉपिक वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ये कहलाएगा सेल्फ स्टडी फेज 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखें, द फेज which is most important is to decide that what to study and what not to study। देखें, बच्चे होते हैं वो पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते करते कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे चले जाते हैं जिन पे उनके मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज मौजूद होते हैं। एक बच्चा होता है मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज निकाल के लेकर आता है, बाकी बच्चे उस एमसीक्यूज को देखते हैं, कहते हैं ओहो ये तो बड़ा मुश्किल एमसीक्यूज है, ये तो बड़ी टेक्निक से सॉल्व होगा, ऐसा ही सॉल्व करना चाहिए मुझे भी, और वो उसी तरह के एमसीक्यूज ढूंढने में लग जाते हैं। देखें, यहां से आप डिट्रैक हो जाते हैं, लिहाजा अपने आप को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट रखिए अपने टॉपिक तक। जिस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे ना, आपने उस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मैं अक्सर कहता हूं ऐसे 10 एमसीक्यूज जो कि बड़े मुश्किल हैं, पेपर में नहीं आने, इनको सॉल्व करने से बेहतर है कि आप इन पे लगाने वाला टाइम ऐसे कोई 100 एमसीक्यू सॉल्व करने में लगा लें जो कि रिलेटिवली इजी हैं लेकिन पेपर में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो आपके पास पास्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं जहां से आप एमसीक्यूज को ग्रैब कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि टॉपिक में से किस तरह के एमसीक्यूज पूछ रहा है। आजकल इंडियन वेबसाइट्स बड़ी इन है, ठीक है, जहां से बच्चे एक टॉपिक से रिलेटेड डिफिकल्ट टाइप के एमसीक्यूज लेकर आते हैं, फिर उनको कहते हैं सर ये वाला सॉल्व करके दिखा दीजिए कैसे होगा, ये वाला सॉल्व करके दिखा दीजिए कैसे होगा, ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड रखिए उन एमसीक्यूज तक, उन टॉपिक्स तक जो कि पेपर में आने हैं, और जो पेपर में नहीं आने ना उनसे अपने आप को बचाइए, आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी एफर्ट भी सेव होगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर कर सकता हूं, गौर से सुनिएगा रिजवान। जैसे आपने पूछा कि हम इनको कैसे इतने शॉर्ट टाइम में ग्रैब कर सकते हैं, अब ये बात स्पेशली आपके लिए है, ठीक है, और आप ही तरह के दूसरे बच्चों के लिए जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो गौर कीजिएगा, ये कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जो कि सीट एंट्री टेस्ट के लिए मैंने आपके लिए बनाए हैं। देखिए, सबसे पहले फोकस इज द की टू सक्सेस। देखिए, चाहे आप लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, लेक्चर में आपका फोकस बहुत जरूरी है, चाहे आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को रीड आउट कर रहे हैं उसमें आपका फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, और चाहे आप कोई मिस्टेक रेक्टिफाई कर रहे हैं उसमें आपका फोकस बहुत जरूरी है। अगर आप फोकस्ड रहकर फोकस्ड वे में काम नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब कि आप हमेशा थोड़ी थोड़े टाइम के बाद डिट्रैक हो जाएंगे और आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए, यानी फर्स्ट ईयर सारी की सारी कोशिश कर लें, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं ना, सारों को एक सारे फॉर्मूलाज को छोटा 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 करके ना एक शीट पर ले आएं। ये चीज आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी क्योंकि लास्ट नाइट जब स्टडी करेंगे ना आप, एग्जाम से जस्ट एक रात पहले लास्ट नाइट स्टडी करेंगे, आपके जो फॉर्मूला शीट होगी ना वो आपको बहुत जल्दी गो थ्रू करवा देगी पूरी की पूरी फर्स्ट ईयर को, पूरी की पूरी सेकेंड ईयर को। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला शीट की एक सैंपल को शेयर किया है। ये सेकेंड ईयर के सारे फॉर्मूलाज हैं जो कि उसने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही शीट के ऊपर सारे के सारे बना दिए हैं, छोटे 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 करके उसने ये शीट के ऊपर सारी सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को नोट करवा दिया। ठीक है, फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अब इसमें कम से कम भी ना, कम से कम भी अगर आपके पास यहाँ पर 50 फॉर्मूलाज है ना, तो ये 50 को आप मल्टीप्लाई करवा ले 2 के साथ, 100 के करीब एमसीक्यूज आपके इन फॉर्मूलाज में छुपे हुए हैं।
यानी फॉर्मूला का यूनिट, फॉर्मूला से रिलेटेड डिफरेंट वेरिएबल्स की चेंजिंग, फिर उसके बाद आप उनसे निकालने वाले रिजल्ट्स। तो सर वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी फॉर्मूला शीट खुद बनाइए, फर्स्ट ईयर की भी, सेकंड ईयर की भी। द थर्ड पॉइंट इज, देखिए आपको बाज़ औक़ात जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो आप बाज़ औक़ात स्टक हो जाते हैं स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में, बाज़ औक़ात आप स्टक हो जाते हैं स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन में। इसके लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता होता हूं कि आप पहले 20 नंबर्स के स्क्वायर्स और पहले 10 नंबर के स्क्वायर रूट्स जुबानी याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी मैथमेटिक्स को शार्पन करेंगे, आपकी कैलकुलेशंस को शार्प कर देंगे, आपके टाइम को रिड्यूस कर देंगे। आपको पता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो उसका रिवर्स, उसका स्क्वायर रूट भी आप फिर इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। और अगर आपके पास स्क्वायर रूट्स पता है कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो ऐसे एमसीक्यूज जहां पर आपको छोटे छोटे नंबर्स के स्क्वायर रूट्स पुट करने पड़ते हैं ना, वहां पर ये चीजें, ये वाला नॉलेज आपका बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए। ठीक है, लिहाजा ये थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी फोकस कीजिएगा। द नेक्स्ट वन इज लर्न द टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखें बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से ड्राइव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं भी अगले पेज पर आपको एक एमसीक्यूज दिखाऊंगा जिसमें वो लेट सपोज आपसे पूछ लेता है कि, एक सिंपल एमसीक्यूज वैसे आपसे जुबानी पूछ लेता हूं कि जी किस एंगल पर आप प्रोजेक्टाइल को फायर करें कि उसकी हाइट मैक्सिमम हो। जी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट विच एंगल? जी बताइएगा प्लीज, आप चैट में आंसर कर सकते हैं मुझे। अब आपको एग्जैक्ट एंगल बताना पड़ेगा, किस एंगल पर आप एक प्रोजेक्टाइल को फायर करें कि उसकी हाइट मैक्सिमम हो। आहद, मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा बेटा, मैंने पूछा है कि किस एंगल पर आप प्रोजेक्टाइल को फायर करें कि उसकी हाइट मैक्सिमम हो। अच्छा, हमारे ना एक यूजुअली क्या होती है, थिंकिंग होती है, हम जल्दबाजी करते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं। होता यह है कि आपके माइंड में प्रीवियस रिफ्लेक्शंस मौजूद होते हैं, आपने इससे रिलेटेड, मैक्सिमम से रिलेटेड प्रोजेक्टाइल के केस में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। ठीक है, 180 तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता बेटा, ये जो भी एक्स वाई जी, 180 तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हम हाइट पर भेजना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्टाइल की हाइट का फॉर्मूला देख लेना, वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो साइन थीटा का आंसर मैक्सिमम कहां पर होता है, साइन थीटा का आंसर 90 पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इस केस में आप 90 डिग्री पर अगर प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं ना, तो आपका आंसर, जो आपके जो प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम हाइट तक जाती है। यूं समझ लें आप किसी बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप किसी बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करेंगे, इट मींस द इनिशियल एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ 90 डिग्री, और आपका जो प्रोजेक्टाइल है इस 90 डिग्री एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। ये मैंने कैसे किया सर? ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल से किया। मैं कुछ अगले वाले आने वाले स्लाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने आपके साथ टेबल शेयर किया जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, इनको लाजमी आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट है स्टे गाइडेड एंड स्टे अपडेटेड। देखिए जी, ये गाइडलाइन आप कहां से लेंगे और अपडेट आपको कौन करेगा? आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको इस्लामी जिम्मे तलबा का जो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है मस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पर आपके लिए सेमिनार्स अरेंज किए जा रहे हैं। ये सेमिनार्स आपको अपडेट रखने के लिए, ये आपको गाइड करने के लिए अरेंज किए जा रहे हैं। तो आप इन लोगों के साथ एक कनेक्शन में रहिए जो कि आपको एक गाइड प्रोवाइड करेंगे, आपको अपडेट रखेंगे अपकमिंग मॉडिफिकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है सेट अ फिजिबल रूटीन एंड लर्निंग टेक्निक। देखिए जी, मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसने एक दिन कूलम्स लॉ का जो है ना वो लेक्चर अटेंड किया, बहुत अच्छा लेक्चर समझ आया। ठीक है, वाओ क्या बात है। उसके एमसीक्यूज मैंने फिर एक दो सॉल्व किए, अगले एक दो दिन तक मैंने पढ़ाई ही नहीं की, तो मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। जो मेरा एक मोमेंटम जनरेट हुआ था वो वापस डाउन हो जाएगा, ड्रॉप डाउन हो जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप एक रूटीन में चलें, अपनी रूटीन मेंटेन कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक फिजिबल लर्निंग मेथड के थ्रू जो है ना वो अपने आप को लेकर चलें, ताकि आप रोजाना थोड़ी 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 एफर्ट जितनी आप कर सकते हैं के थ्रू आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रैक्टिस
विदाउट कैलकुलेटर। अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां पर अक्सर बच्चों की जान जाती है कि जी बगैर कैलकुलेटर के हम किस तरह से कैलकुलेशंस करें। तो उसके लिए मैंने आपको एक ही मेथड सजेस्ट किया है कि आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो ऊपर आपके पास मौजूद है ना, मैंने ट्रिक्स और शेयर किए हैं, कुछ स्क्वायर रूट्स याद करने के, फॉर्मूला शीट्स बनाने के, और फिर इनके स्क्वायर्स की वैल्यूज डेसिमल्स में याद करने के, राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स याद करनी होती हैं बेटा, अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरा बेटा, कभी भी नेवर एवर आपको इस तरह का एमसीक्यू नहीं दिया जाता जिसकी कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा लेंथी हो, कोई 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना पड़े, कोई 5 डेसिमल प्लेसेस तक जाना पड़े। हमेशा आपको ऐसा एमसीक्यूज, याद रख लीजिएगा, हमेशा आपको ऐसा एमसीक्यूज दिया जाएगा जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी सी टेक्निक के थ्रू बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, और बच्चे उसको देख के समझते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कि शायद कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। उनका एक माइंड सेट हो जाता है जी कैलकुलेटर के बगैर ये सॉल्व नहीं हो सकता, हिम्मत हार जाते हैं। लिहाजा हिम्मत नहीं हारनी और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, ये आपको प्रैक्टिस से चीज आएगी। यही मेरा अगला पॉइंट है, हैव फेथ एंड डोंट पैनिक। ठीक है, आपने अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। ठीक है, कि जो आपकी मेहनत है ना, अल्लाह ताला उसका सिला लाजमी आपको देगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला कभी भी किसी शख्स की मेहनत को जाया नहीं करता। ठीक है, लिहाजा आपने पैनिक नहीं होना। जितना टाइम आपके पास मौजूद है आप उसको बेस्ट वे में देखें, जो आपके हाथ में है आप वो कीजिए। ठीक है, जो आप कर सकते हैं आप वो कीजिए, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स लिव इट टू द अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को जाया नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट, नेवर रिलैक्स अंटिल द जॉब इज डन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, एंट्रेंस एग्जाम में ना कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता बेटा, एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। आपको कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस करनी होती हैं। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ई कैट में भी अलाउ नहीं होता, एमडी कैट में भी अलाउ नहीं होता, और जैसे ईटा का टेस्ट होता है, नम्स का टेस्ट होता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो आपको कैलकुलेशंस के लिए आपको बेसिक डेसिमल में एडिशंस करनी आनी चाहिए, जैसे कि डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आप साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, फिर डेसिमल को आप रिमूव कैसे करते हैं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, एरिया की कन्वर्जन, वॉल्यूम की कन्वर्जन, ये छोटी छोटी परसेंटेजेस आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वो टेक्निक्स हैं जो कि आपके बेसिक मैथमेटिक्स की हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, बस बेसिक मैथमेटिक्स है। लोगों ने हवा बनाया होता है एंट्री टेस्ट को। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल टेक्निक्स के थ्रू जो है ना वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास अगली स्लाइड है, जरा गौर कीजिएगा। अच्छा जी सर, चेक कीजिएगा, आपसे वो पूछता ये है कि एट विच एंगल। अच्छा जी, ये आपके पास अगली स्लाइड है, at which angle work done on the object by a constant force is 86% of the maximum value of the work done। देखें, आंसर तो का मैंने क्लिक किया, ये कि क्या आपको समझ आती है कि ये 86% ऑफ द मैक्सिमम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी, गौर कीजिएगा, मैं आपको इस एमसीक्यूज का जो है ना वो सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, अच्छा जी, इस एमसीक्यूज का सोल्यूशन आपके पास इस अंदाज में है। देखें, सबसे पहले अब यहां पर आपको ये चीज समझ लगेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने और उनकी वैल्यूज को डेसिमल में याद करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। गौर कीजिएगा, लिखा हुआ है आपके पास वर्क डन, इसके सोल्यूशन में लिखा हुआ है वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अगर एंगल थीटा 0 हो जाए ना तो फिर cos 0 का आंसर आपके पास 1 हो जाता है, और इस टाइम पर जो आपका वर्क डन है ये मैक्सिमम हो जाता है, विच इज एफ डी। और अगर मैं वापस उसी वाले फॉर्मूला में जो कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला मॉडिफाई होकर यूं बन जाएगा, W इज इक्वल टू W मैक्स कॉस थीटा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा।
अब सारी की सारी जो गेम है ना वो थीटा पर आकर रुक जाती है, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, अगर एंगल 30 डिग्री का हो तो यहां पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में कि कॉस ऑफ 30 डिग्री आपके पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 के। और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल होता है 0.86 के। 0.86 को आप लिख सकते हैं 86 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। और 1/100 इसको हम कहते हैं, ये इक्वल होता है परसेंट के। आप नाम देखें ना, पर मींस डिनोमिनेटर, सेंट मींस 100। तो डिनोमिनेटर में अगर 100 लिखा हो, 1/100 लिखा हो, तो इसको आप परसेंट बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 86%। अब यहां पर अगर आप cos 30 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन विल बी maximum will be 86% of the maximum work done if the angle between force and the displacement is of 30 degree, ठीक है। अब जहां पर मैंने आपको ये एक वैल्यू याद करवाई, यहां पर साइड पे देखिएगा दूसरी और भी वैल्यूज लिखी हुई हैं। cos 45 पर क्या होता है, मैं इस एमसीक्यूज में 86 की जगह 70 डिग्री 70% भी पूछ सकता था, मैं इस एमसीक्यूज में 86 की जगह 50% भी पूछ सकता था। तो तब उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स क्या होने चाहिए, ये cos 45 डिग्री पे 70% हो जाता है वर्क डन, 60 डिग्री पर 50% हो जाता है वर्क डन। और इसके सोल्यूशन मैंने साइड पर इस तरह से डिस्कस भी किए हैं। लिहाजा आई होप कि आपको यहां से पता चला होगा कि ये कुछ एमसीक्यूज जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीपल टाइप के एमसीक्यूज, और बेटा ये एक नहीं है बल्कि आपके जितने भी इस तरह के फॉर्मूलाज हैं, आप सेकंड ईयर में आते हैं तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। साइन थीटा में आपसे ये तीनों तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, 70% ऑफ मैक्सिमम कब होगी, 45% मैक्सिमम कब होगी, 86% मैक्सिमम कब होगी। फिर इसके अलावा आप प्रोजेक्टाइल के केस में चले जाएं तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में आप फॉर्मूला पढ़ते हैं R इज इक्वल टू R मैक्स साइन 2 थीटा। तो वहां पर भी आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल और इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके मल्टीपल टाइप के बहुत सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी, इसको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट 1 o'clock? जी, क्या आंसर आपके जहन में आता है ये गिवन ऑप्शंस में से? जी, कैन एनीवन आंसर? देखें, आप इसके लिए हिंट यूज कर सकते हैं कि आपकी एक रोटेशन में टोटल कितना एंगल होता है, और 1 o'clock जब होता है, 1 o'clock जब होता है तो आर और मिनट हैंड के दरमियान में क्या पोजीशन होती है। जरा गौर कीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 डिग्री विच इज बीटा ऑप्शन। अब आप इसका सोल्यूशन देखिएगा, देखें टोटल एंगल जो कि एक कंप्लीट रोटेशन में आप पढ़ते हैं दैट इज 360 डिग्रीज। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा मेरा बेटा, ये कुछ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। जब 1 मिनट गुजरता है, ठीक है, तो जो आपका मिनट हैंड 1 मिनट आगे की तरफ को गुजरते हुए एंगल बनाता है, ठीक है, व्हेन योर मिनट हैंड स्वीप्स बाय 1 मिनट, तो जो एंगल बनता है वो होता है 6 डिग्री का। ये बातें याद रखने वाली हैं, ठीक है। इसी तरह से हर 5 मिनट के दरमियान जब एंगल होता है ना, तो वो बनता है 30 डिग्री का, यानी 12 और 1 के दरमियान एंगल 30 डिग्री होता है। जब हैंड्स इस तरह से एडजस्ट हों कि 1 o'clock पे अगर आप गौर करेंगे तो जो आपका आर हैंड है वो पोजीशन नंबर वो 1 पर होगा, और जो आपका मिनट हैंड है उस टाइम पर वो 12 पर होगा, ठीक है। और एग्जैक्ट जो इनके दरमियान जितने टोटल मिनट्स पास किए हुए इनके दरमियान जो डिवीजन होंगी 5 डिवीजन होंगी, ठीक है। तो गौर कीजिए, आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन में टोटल डिवीजन होती हैं एंगल की 360, और आप देखें कि टोटल आवर्स कितने
होते हैं, एक रोटेशन में कितने आवर्स हैं, 12 आवर्स हैं, ठीक है। तो 12 डिविजन्स हैं। तो अगर आप 360 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हर 2 के दरमियान में, यानी 1, 12 और 1 के दरमियान में जब आपकी नीडल्स होंगी तो उनके दरमियान 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर एक नीडल 1 पे है, दूसरी नीडल 2 पे है, तो उनके दरमियान 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर एक नीडल आपकी 3 पे है, दूसरी नीडल आपकी 4 पे है, तो इनके दरमियान भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर आपके पास होगा 30 डिग्री। ओके, सो आई होप कि मैंने आपके साथ ये जो आज के सेशन में एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है कि जो है ना वो आपको आज से कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि गुड लक एंड हैव फेथ इन अल्लाह, ठीक है। देखें, आप हार्ड वर्क करते रहें, क्योंकि एक बड़ी फेमस कोटेशन है कि नेवर गिव अप बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। देखें, आप आज शुरू करेंगे, ठीक है। अगर बेटा आप पूछें कि ये वीडियो कहाँ से मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। वैसे आप जो मीटिंग के होस्ट हैं, ठीक है, आप उनसे जो है वो ये मीटिंग के बारे में जो है ना ये वीडियो रिसीव कर सकते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो लास्ट में बेटा यही बात है कि अगर आप न्यू हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आपने हार्ड वर्क नहीं छोड़ना, ठीक है। गिव अप नहीं करना, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप में एक्सपर्टीज आ जाएंगी। इज इट क्लियर? सो हियर इज योर टर्न नाउ, हियर इज योर टर्न नाउ, ठीक है। और अब आप इसकी प्रैक्टिस बाद आपका एग्जाम होगा। जो आपके साथ एमसीक्यू शेयर किए हैं उनकी टेक्निक्स को एक बार याद कीजिएगा अच्छे अंदाज में, ठीक है। और आपकी बुक, आपकी टेक्स्ट बुक आपकी बेस्ट हेल्पर है। वहां से आप फॉर्मूलाज देखें, फॉर्मूला शीट्स बनाइए, मैक्सिमम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं जिनसे आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं आपकी हेल्प के लिए। जी, सो थैंक यू। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के माइक्स आप थोड़े से अनम्यूट भी करके मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। जी बेटा, जी सर, इज इट ओके? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कह रहे हैं कि हम ग्रुप में लिंक सेंड कर देंगे, मैं किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं हूँ। आप अपना जो नंबर है आप चैट में बेटा यहाँ पर छोड़ ना, दें, आपको इंशाल्लाह ऐड कर दिया जाएगा। जी इधर मैसेज करूँ? जी जी, मैसेज में आप ड्रॉप कर दें काइंडली। जी अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है किसी बच्चे का। शुड बी एंड द मीटिंग सर। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। तो सर एंड कर देते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। क्या कह रहे हैं सर आप? सर आपके टाइम का शुक्रिया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले काइंडली, नहीं है तो चैट में बता दे ताकि मीटिंग एंड कर दें हम।